जरा सोचिए कि आप किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं। अचानक आसमान में एक काला धुआं बनाता विशाल जेट उतरता है। उसके पीछे पीछे फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, मानो किसी युद्ध की तैयारी हो। रनवे पर उतरते ही दर्जनों बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स कतार में लगती है। गाड़ियों से उतरते हैं पर्सनल शेफ्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और रॉयल फैमिली के खास लोग। हर कदम पर एक रणनीति, हर सांस में साजिश सी तैयारी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये एक रियलिटी है। जब कतर का अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी किसी देश की यात्रा पर निकलता है, यहाँ कोई साधारण यात्राएं नहीं होती। यहाँ राजा का चलना मतलब पूरी सल्तनत का चलना। और जब वह चलता है तो सिर्फ दूरी नहीं नापता, वह प्रभाव छोड़ता है। कहा जाता है कि उनकी एक ट्रैवल प्लानिंग में जितना खर्च होता है उतना तो कुछ छोटे देशों का पूरे साल का बजट होता है। लेकिन यही तो फर्क होता है एक राजा में। वह जहां जाता है अपनी ताकत की झलक, अपनी शान की झंकार और अपने वजूद की गूंज पीछे छोड़ आता है। और इसीलिए यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है उस भव्यता की, उस राजनीति की और उस चुपचाप हुकूमत करने वाली शक्ति की जिसे दुनिया कतर कहती है और जिसका चेहरा है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। कभी कभी जिंदगी में असली जादू वहां छिपा होता है जहां कोई देखने नहीं जाता। कतर नक्शे पर अगर उंगली रखकर ढूंढे तो शायद आपको इसे ढूंढने में वक्त लग जाए। सिर्फ 11,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक छोटा सा रेगिस्तानी देश। ना ऊंचे पहाड़ हैं, ना गंगा जैसी नदियां, ना यूरोप जैसे घने जंगल, बस तपती हुई रेत, लहराती गर्म हवाएं और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में एक सपना पनप रहा था, एक ऐसा सपना जो दुनिया को चौंकाने वाला था। इस रेत में सोना नहीं था, लेकिन कुछ और था, नेचुरल गैस। एक ऐसी दौलत जो नजरों से छुपी थी लेकिन वक्त आने पर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी। कतर के पास पेट्रोलियम भी था, लेकिन कतर की किस्मत का तारा बना उसका गैस रिजर्व, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक। लेकिन सिर्फ गैस होना ही काफी नहीं था। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास संसाधन है, लेकिन वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कतर ने जो किया वो दूसरों से अलग था। यहाँ सिर्फ रेत नहीं थी, यहाँ एक विजन था, एक सोच जो एक रेगिस्तान को दौलत का समंदर बना सकती थी, एक रणनीति जो इस छोटे से देश को ग्लोबल मैप पर सबसे ऊपर ले जा सकती थी, और एक रॉयल फैमिली जिसने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि एक पीढ़ी को आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर ले जाया। थानी फैमिली ने समझ लिया था कि कतर को दुनिया की आंखों का तारा बनाना है और उसे उन्होंने सच कर दिखाया। आज जब आप कतर को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक देश नहीं दिखता, बल्कि एक सोच की जीत, एक सपना जो पूरा हुआ और एक उदाहरण जो इतिहास में दर्ज हो गया। हर देश की तिजोरी उसकी जमीन में नहीं, उसकी रगों में बहते खून में होती है। कतर की रगों में जो खून बहता है उसका नाम है थानी फैमिली। एक ऐसा रॉयल खानदान जिसकी दौलत सिर्फ अरबों डॉलर में नहीं गिनी जाती, बल्कि उस इज्जत, उस रुतबे और उस सियासी प्रभाव में झलकती है जिसे छूना बाकी देशों के लिए सिर्फ एक सपना है। करीब 200 साल पहले 19वीं सदी की शुरुआत में जब कतर रेगिस्तान की धूल में दबा हुआ एक शांत इलाका था, तब इस खानदान ने कदम रखा सत्ता की उस सीढ़ी पर जिसकी ऊंचाई आज भी मापी नहीं जा सकी। उस दौर में कतर एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। ब्रिटेन की छत्रछाया में पल रहा यह इलाका राजनीति और पॉलिसी दोनों में धीरे धीरे पकने लगा। लेकिन 1771 वो साल जिसने इस रेत को आजादी का स्वाद चखाया। कतर ने ब्रिटेन से अपने रिश्ते तोड़े और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, और तब थानी फैमिली ने देश को संभाला। न सिर्फ सत्ता का ताज पहना बल्कि देश को एक नया युग दिया, विकास का, विस्तार का और विजन का युग। आज थानी फैमिली की पहचान किसी एक देश तक सीमित नहीं। लंदन की पॉश गलियों में इनके महल हैं, ओमान की पहाड़ियों में इनके पर्सनल पैलेस हैं, यूरोप के बैंक इनकी कंपनियों की शेयर से भरे पड़े हैं, और अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में इनके निवेश की धमक सुनाई देती है। ये परिवार सिर्फ कतर का राजा नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का ऐसा जादूगर है जिसके इशारे पर करोड़ों डॉलर इधर से उधर होते हैं। उनके लिए दौलत एक जरिया है, असल ताकत तो उनके विजन में है कि किस जमीन में पैसा बोना है और किस वक्त उस फसल को काटना है। थानी फैमिली ने साबित किया है कि शाही वंश सिर्फ परंपरा नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है देश को चलाने की और दुनिया को चौंकाने की। दुनिया के ताज हमेशा खून की स्याही से लिखे जाते हैं। कहीं बेटे ने बाप को हटाया, कहीं भाई ने भाई का गला घोंटा और कहीं सत्ता के लिए राजमहलों की सीढ़ियां खून से लाल हो गई। लेकिन कतर की सत्ता में जब बदलाव आया तो इतिहास ने पहली बार चैन की सांस ली। वो साल था 2013।
पूरी दुनिया की नजरें एक छोटे से रेगिस्तानी देश पर टिकी थीं, जहां एक राजा अपने सिंहासन से उतरने की तैयारी कर रहा था। बिना किसी विद्रोह के शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, कतर के अमीर, लाइव टेलीविजन पर आए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और जुबान में ठहराव। उन्होंने कहा, अब समय है कि अगली पीढ़ी को मौका दिया जाए। मैं स्वेच्छा से गद्दी छोड़ रहा हूं। ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं थे, ये एक संस्कृति को विरासत में सौंपने का तरीका था। ना कोई दरबारियों की चाल, ना कोई महल के भीतर साजिश। और वहीं दुनिया ने पहली बार देखा, एक पिता अपने बेटे को न सिर्फ सत्ता सौंप रहा था, बल्कि उसे राजा नहीं, नेता बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। शेख तमीम बिन हमद उस वक्त केवल 33 साल के थे। उम्र जहां ज्यादातर युवाओं के लिए खुद की पहचान तलाशने की होती है, वहीं तमीम ने पूरी दुनिया के सामने एक देश की पहचान बनना स्वीकार किया। वो बन गए दुनिया के सबसे युवा रूलर्स में से एक। और दिलचस्प बात यह थी, उनके सिर पर बाप की छाया अब भी मौजूद थी। मार्गदर्शन करती, सलाह देती और जरूरत पड़ने पर चुपचाप पीछे से थाम लेती। ये सिर्फ ताजपोशी नहीं थी, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को शक्ति और विश्वास सौंपने का अद्भुत उदाहरण था। जहां बाकी देशों में सत्ता की चाबी हथियारों से मिलती है, वहीं कतर ने दुनिया को दिखाया कि राजा बनने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है विश्वास। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सफर करते हैं और दूसरे वो जिनके सफर से इतिहास लिखा जाता है। जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी किसी देश की यात्रा पर निकलते हैं, तो वो अकेले नहीं चलते, बल्कि उनके साथ चलता है एक सम्राट का साया, एक सल्तनत की झलक और सुरक्षा का अभेद्य किला। वो किसी ट्रैवलर की तरह नहीं दिखते, वो लगते हैं जैसे कोई चलती फिरती हुकूमत आपके दरवाजे पर आ पहुंची हो। उनके साथ उड़ान भरते हैं दर्जनों प्राइवेट जेट्स, एक नहीं, दो नहीं, पूरा बेड़ा, बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स, जिनकी बॉडी सिर्फ स्टील से नहीं, रणनीति से बनी होती है। कटार इमीरी फोर्सेस के खास ट्रेनिंग पाए सिपाही, जिनकी निगाहें हर कदम पर पहरा देती हैं। कस्टम शेफ्स, जो हर जगह, हर मौसम में अमीर के स्वाद का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स, हर प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार। और हाँ, कभी कभी तो उनके साथ फाइटर जेट्स भी उड़ते हैं, हवा में एक अदृश्य कवच की तरह। ये काफिला सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, ये एक संदेश देता है कि कतर का अमीर आया है। जब उनका प्लेन किसी देश की धरती को छूता है, तो एयरपोर्ट की हवाएं भी सजग हो जाती हैं। सड़कों पर लगे रेड कारपेट पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, वहां पर चलता है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉयल्स में से एक का प्रभाव। किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने शाही सीन देखे होंगे, लेकिन शेख तमीम की यात्रा रील नहीं, रियल होती है, और उससे भी ज्यादा भव्य। हर शहर की सरकार हिल जाती है, हर देश की इंटेलिजेंस अलर्ट पर आ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक दौरा नहीं होता, ये होता है शाही सत्ता का शांत प्रदर्शन। कुछ इमारतें सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, वो बनती हैं ख्वाबों से, शान व शौकत से, और ऐसी दौलत से जिसकी कोई सीमा नहीं होती। दोहा में मौजूद द रॉयल पैलेस को देखकर एक बात साफ समझ में आती है कि ये सिर्फ एक महल नहीं, ये एक चलती फिरती ब्रह्मांड है, एक ऐसी रॉयल गैलेक्सी जिसमें हर तारा चमकता है। $1 अरब से ज्यादा की लागत से बना यह महल सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये शाही विरासत की चमकती हुई निशानी है। इस महल की दीवारें बोलती हैं इतिहास, ताकत और जर्रों जर्रों में समाई रॉयल्टी की भाषा। बाथरूम के वॉश बेसिन से लेकर झूमरों तक सोने और चांदी की परतें चढ़ी हैं। सिर्फ दरवाजे नहीं चमकते, यहाँ तो हवा तक इत्र से महकती है। 500 कारों की पार्किंग जगह सिर्फ सुविधा नहीं, वो एक शाही शौक का हिस्सा है। यहाँ है एक अल्ट्रा सीक्रेट कंट्रोल रूम, जहां से देश की सुरक्षा की निगरानी होती है। सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स, किसी भी आपात स्थिति में राजा के निकलने का विशेष रास्ता। एक प्राइवेट मस्जिद, जहां अमीर रोजाना अपनी नमाज अदा करते हैं, निजी सुकून और आध्यात्मिक संतुलन के साथ। और एक विशाल हेलीपैड जो हर समय तैयार रहता है किंग की अगली उड़ान के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ दोहा तक सीमित नहीं। ओमान की पहाड़ियों में एक और राजसी महल, जहां सागर की लहरें महल की दीवारों से टकराकर शाही गूंज पैदा करती हैं। लंदन की गलियों में, जहां बारिश की बूंदें उस महल की खिड़कियों से टकराती हैं, जिसका हर कोना यूरोपीय आर्किटेक्चर और अरब भव्यता का संगम है। अलखोर जैसे कतर के बाहरी इलाकों में भी ऐसे महल मौजूद हैं, जो दूर से देखने पर रेगिस्तान में उग आया कोई तारा लगते हैं। इन महलों की कीमत करोड़ों डॉलर में है, पर असली कीमत उनके भीतर बसी रॉयल लाइफस्टाइल की है, जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में महसूस किया जा सकता है।
ये कभी किसी गैराज को देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम में खड़े हों? अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा गैराज जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे महंगी, सबसे तेज और सबसे दुर्लभ कारों का ठिकाना हो। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। कतर की रॉयल फैमिली का गैराज। यहाँ कारें गिनी नहीं जाती। यहाँ 4000 से ज्यादा सुपर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। हर एक गाड़ी अपने आप में एक कलाकृति है। रोल्स रॉयस यहाँ सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि हर साल का हर लिमिटेड एडिशन मौजूद है। फेरारी जैसे बच्चों की टॉफियां हों, हर रंग, हर रफ्तार की। लैम्बोर्गिनी जिनकी छतें हवा को चीरती हैं और इंजनों की आवाज सुनकर कांच कांपते हैं। बुगाटी दुनिया की सबसे तेज और सबसे महंगी कार जो यहाँ स्पेशल एडिशन में मौजूद है। मर्सिडीज मेबाच, वो सवारी जिसमें बैठकर खुद रॉयल्टी भी रॉयल महसूस करती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कारों को खास तौर पर गोल्ड से कवर करवाया गया है। हाँ, सचमुच का सोना। एक रोल्स रॉयस है जिसके हेडलाइट्स में डायमंड लगे हैं और बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग की गई है। एक फेरारी ऐसी है जिसकी सीट्स में कश्मीरी सिल्क और अरब की ऊंट की चमड़ी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ कारों को ईंधन नहीं, सम्मान से चलाया जाता है। हर कार की देखभाल के लिए स्पेशल टीम है। हर मॉडल का अलग शेड है और हर गाड़ी की चाबी एक डिजिटल वॉल्ट में लॉक रहती है। ये शौक नहीं है, ये वो मूक ऐलान है जो बिना एक शब्द कहे दुनिया को बताता है, ये है दौलत, ये है स्टाइल और ये है कतर की शाही पहचान। दुनिया के राजा जमीन पर राज करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसमान में भी अपना दरबार सजाते हैं। जब शेख तमीम सफर पर निकलते हैं तो वे किसी कॉमर्शियल एयरलाइन के वीआईपी गेट से नहीं गुजरते, क्योंकि वो सिर्फ एक रॉयल पैसेंजर नहीं है, वो खुद एक उड़ती हुई सल्तनत लेकर चलते हैं। कटार एमिरी फ्लाइट्स, कतर के शाही परिवार की खुद की प्राइवेट एयरलाइन। ये कोई चार्टर्ड जेट नहीं, ये एक ऐसा हवाई महल है जिसे खास तौर पर सिर्फ अमीर और उनके परिवार के लिए डिजाइन किया गया है। एयरबस A340 और A310 जैसे सुपर जंबो जेट्स, जिन्हें सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि उड़ते हुए राजा जैसा जीने के लिए मॉडिफाई किया गया है। इन प्लेनों में क्या है? प्राइवेट बेडरूम्स, जहां अमीर को शाही आराम मिल सके जैसे जमीन पर अपने महल में हो। डाइनिंग एरिया, जहां 5 स्टार शेफ्स उड़ते विमान में ही ताजा खाना परोसते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम, जहां बैठकर दुनिया भर की रणनीतियां तय होती है। जिम, ताकि फिटनेस भी फ्लाइट में मेंटेन रहे। और एक प्रेयर रूम जो रॉयल्टी को उनकी रूह से जोड़ता है। ये विमान सिर्फ दूरी तय नहीं करता, ये एक चलती फिरती रॉयल फिलॉसफी है। जब ये जेट किसी देश के एयर स्पेस में दाखिल होता है तो उस देश की एविएशन एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई आम उड़ान नहीं, ये उड़ान होती है कतर की साख की, उसकी सीनियरिटी की और उसकी शान की। जहां बाकी लोग उड़ान में कंफर्ट ढूंढते हैं, वहीं ये विमान शाही पहचान बनाकर उड़ता है। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये एक उड़ता हुआ स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जहां भी जाएं अपनी रॉयल संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं, आसमान में भी। जहां बाकी लोग समंदर को सिर्फ पानी समझते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस पानी पर अपनी सल्तनत तैराते हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थानी की रॉयल यॉट्स को देखकर यही एहसास होता है कि समंदर सिर्फ लहरों का नहीं, शानो शौकत की लहरों का भी घर है। कटारा यॉट नाम सुनते ही रॉयल्टी की एक तस्वीर बन जाती है। $400 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए की कीमत वाला यह यॉट कोई आम नौका नहीं, ये समंदर में चलता महल है। 124 मीटर लंबा यह जहाज इतना बड़ा है कि एक फुटबॉल मैदान इसमें छोटा लगने लगे। इसमें क्या क्या है? हेलीपैड, ताकि आसमान से समंदर तक सफर में कोई रुकावट ना हो। प्राइवेट थिएटर, जहां खुले समंदर के बीच बैठकर राजसी फिल्में देखी जाती हैं। सोलर स्मार्ट लग्जरी डेक, जो शाम को सूरज की रोशनी से चमकता है और रात में सितारों की तरह दमकता है। इन्फिनिटी पूल्स, जकूजी, लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल्स, जो एक 7 स्टार होटल को भी मात दे दे। कटारा यॉट अकेला नहीं है, इस रॉयल बेड़े में शामिल हैं एल लुसेल और आल मिरकाब जैसे शाही यॉट्स। एल लुसेल एक फ्लोटिंग आर्ट पीस है जिसमें ग्लास रूफ, मिरर फिनिशिंग और अंडर वाटर व्यूइंग पॉइंट है। अल मिरकाब, जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल यॉट कहा गया है, वह किसी परी कथा के महल जैसा दिखता है, जहां हर कमरा एक अलग अनुभव देता है। इन यॉट्स में सिर्फ लग्जरी नहीं होती, इनमें होती है एक रॉयल फिलॉसफी जो कहती है, हम जहां भी जाएं, जमीन, आसमान या समंदर, हमारा स्टाइल और हमारी हैसियत हमारे साथ चलती है। ये यॉट्स सिर्फ तैरते नहीं, ये शाही इतिहास को वर्तमान में जीवित रखती है। दौलत सिर्फ जमीन के नीचे छिपे खजाने से नहीं मिलती,
असल दौलत मिलती है वक्त से पहले सही चीज को पहचानने की काबिलियत से। जब पूरी दुनिया तेल के कुओं में झांक रही थी, तब कतर की रेत में कुछ और पक रहा था। एक विजन, एक सोच जो बाकी देशों से मीलों आगे थी। कतर के पास यूएई जैसा विशाल ऑयल रिजर्व नहीं था, ना ही अरब के कुछ और देशों जैसी तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ थे शेख हमद और उनके बेटे शेख तमीम, जिन्होंने इस पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए देखा कि आने वाले वर्षों में तेल की नहीं, गैस की दुनिया होगी। उस दौर में नेचुरल गैस की बाजार में उतनी मांग नहीं थी, दाम कम थे, लोग इसे ऑयल का विकल्प मानते तक नहीं थे। लेकिन कतर ने वही किया जो इतिहास में सिर्फ दूरदर्शी नेता ही करते हैं। उन्होंने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया। एलएनजी क्या थी? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो गैस को लिक्विड में बदलती है ताकि उसे दूर दराज के देशों तक शिप किया जा सके, वो भी बिना गैस की ताकत खोए। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा गया ये तो घाटे का सौदा है, लेकिन वक्त ने करवट ली। दुनिया ने तेल के दामों की अस्थिरता देखी, ग्लोबल वार्मिंग के दौर में क्लीनर एनर्जी की जरूरत बढ़ी और तभी कतर की एलएनजी दुनिया की जरूरत बन गई। आज हालात ये हैं कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और पावर प्लांट्स में कतर की गैस जलती है। और इस एक फैसले ने कतर को सिर्फ अमीर नहीं, एनर्जी डिप्लोमेसी का सुपर पावर बना दिया है। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये एक राजनैतिक हथियार था जिसे कतर ने बड़ी चुप्पी से तैयार किया था। और यही है असली शाही सोच। जब बाकी दुनिया आज का सोच रही होती है, एक राजा कल के लिए भी तैयार खड़ा होता है। राजा सिर्फ आज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो कल की चुनौतियों के लिए भी आज ही से हथियार तैयार करता है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कतर की अमीरी सिर्फ गैस पर टिकी रही तो वो एक दिन उतनी ही तेजी से बिखर भी सकती है जितनी तेजी से बनी है, क्योंकि तेल और गैस एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन सही निवेश कभी खत्म नहीं होता। और यहीं से जन्म होता है QIA, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। साल 2005 में शुरू की गई ये अथॉरिटी कोई साधारण सरकारी संस्था नहीं थी, बल्कि ये थी एक सोच का विस्तार, एक ऐसी रणनीति जिसे पूरी दुनिया आज बुद्धिमानी की मिसाल मानती है। शेख तमीम ने इसे सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि कतर का भविष्य बचाने वाली ढाल बनाया। आज QIA का पोर्टफोलियो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में फैला हुआ है। वोल्क्सवैगन, जर्मनी की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, जहां कतर की हिस्सेदारी ने उसे बोर्ड रूम तक पहुंचा दिया। पोर्शे, सुपरकार्स की दुनिया की धड़कन, जहां कतर ने स्टाइल और स्पीड दोनों में निवेश किया। थेम्स वाटर, लंदन की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई कंपनी, यानी लंदन के लाखों लोग जो पानी पीते हैं उसका मालिकाना हक कहीं ना कहीं शेख तमीम की रॉयल फैमिली से जुड़ा है। हैरड्स, लंदन का सबसे लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां दुनिया खरीदारी करने जाती है वहां QIA कंपनी चलाती है। बार्कलेज, दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनियों में से एक, यहाँ भी कतर की भागीदारी सिर्फ निवेशक की नहीं बल्कि निर्णयकर्ता की है। और लंदन की रियल एस्टेट मार्केट, जहां कतर की मौजूदगी इतनी गहरी है कि कई जोन में थानी फैमिली के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार को सूचना देनी पड़ती है। आज QIA का पोर्टफोलियो $1 ट्रिलियन के क्लब में गिना जाता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सत्ता के बीज है जो धीरे धीरे दुनिया की आर्थिक जमीन में फैल रहे हैं। ये सब हुआ क्योंकि शेख तमीम ने सिर्फ गैस नहीं बेची, उन्होंने उस गैस से कमाई गई दौलत को भविष्य की जमीन में बो दिया। और इसीलिए जब बाकी देश सिर्फ आज की कमाई से खुश होते हैं, कतर एक ऐसी दिशा में बढ़ता है जहां रॉयल्टी का मतलब सिर्फ रुतबा नहीं, विजन भी होता है। शाहों का शौक अक्सर शिकार, घोड़े और महलों तक ही सीमित रहा है, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने खेल को सिर्फ शौक नहीं, एक रणनीतिक ताकत बना दिया। और उस खेल का नाम था फुटबॉल। फुटबॉल एक ऐसा जुनून जो देशों को जोड़ता है, एक ऐसा खेल जो लोगों की नसों में दौड़ता है। और अगर सही समय पर इसे सही दिशा दी जाए तो ये खेल डिप्लोमेसी का सबसे शानदार जरिया बन सकता है। शेख तमीम को यह बात समझ में आ गई थी और इसलिए उन्होंने उठाया एक साहसिक कदम। फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG को खरीदा। अब सिर्फ खिलाड़ी उनके लिए खेलते नहीं थे, अब फुटबॉल की दुनिया उनकी रणनीतियों का मैदान बन चुकी थी। नेमार, मेस्सी, एम्बाप्पे जैसे सुपरस्टार्स जब PSG की जर्सी पहनते हैं तो सिर्फ एक क्लब का नाम नहीं चमकता, बल्कि कतर का नाम पूरी दुनिया के स्टेडियम्स में गूंजता है। लेकिन शेख तमीम ने सिर्फ क्लब तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सोचा
अगर कतर को दुनिया के नक्शे पर चमकाना है तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन हमारे देश में होना चाहिए। और फिर 2022 कतर बना फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान। इतिहास में पहली बार इतना छोटा, इतना रेगिस्तानी देश इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, यह देश इतना छोटा है, यहां गर्मी है, यहां स्टेडियम कहां है। लेकिन कतर ने कर दिखाया। हर स्टेडियम बना एक आर्किटेक्चरल चमत्कार, एयर कंडीशनड एरेनाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल और दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी। ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेल नहीं था, यह था कतर का एक ग्लोबल स्टेटमेंट कि हम सिर्फ व्यापार या तेल से नहीं, खेल से भी पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। दुनिया भर से करोड़ों दर्शकों ने देखा कैसे एक रेगिस्तानी मुल्क ने खेल की सबसे बड़ी जंग को सबसे भव्य अंदाज में जीत लिया। शेख तमीम के लिए ये सिर्फ फुटबॉल नहीं था, ये था प्रभाव, प्रतिष्ठा और पहचान की रणनीति। और उन्होंने इसे गोल में तब्दील कर दिखाया, बिना किसी फाउल के, बिना किसी हार के। जब एक राजा का सपना होता है कि दुनिया जहां भी जाए वहां उसे अपने महल जैसा अनुभव मिले, तो वो सिर्फ होटल नहीं बनाता, वो बनाता है कटारा हॉस्पिटैलिटी। कतर की रॉयल फैमिली का ये होटल ग्रुप सिर्फ व्यवसाय नहीं है, बल्कि ये राजसी अतिथि सत्कार की एक अंतरराष्ट्रीय मिसाल है। कटारा हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा नाम जो अब दुनिया की टॉप लग्जरी होटल चेन में शामिल है। इसका साम्राज्य न्यूयॉर्क से लेकर सिंगापुर, मिस्र से लेकर मोरक्को, लंदन से लेकर दोहा तक फैला हुआ है। हर होटल एक कहानी है, हर रूम एक अनुभव। लेकिन अगर इन तमाम होटलों में से एक होटल को चुना जाए जो शाही, वास्तुकला और भविष्य की सोच का प्रतीक है, तो वो है राफल्स होटल दोहा। ये होटल केवल एक इमारत नहीं, ये एक कल्पना है जिसे पत्थरों में तराशा गया है। इसकी आकृति किसी चांद की तरह गोल और रहस्यमयी है। दिन में यह रोशनी को इस तरह प्रतिबिंबित करता है कि लगे जैसे समुद्र पर चांद उतर आया हो, और रात में ये खुद चांद बन जाता है। दोहा के आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा। राफल्स होटल की हर मंजिल, हर स्वीट, हर दीवार राजसी आभा से लिपटी हुई लगती है। यहाँ के कमरे सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, वो एक अनुभव देते हैं जिसमें महलों की भव्यता और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम होता है। हर मेहमान एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक विशेष अतिथि की तरह महसूस करता है, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो या कोई आम पर्यटक। कटारा हॉस्पिटैलिटी के होटल्स में सिर्फ कमरे नहीं होते, वहां हर कोना एक संस्कृति का संदेशवाहक होता है। हर खाने की थाली, हर गद्देदार सोफा, हर स्वागत संवाद शेख तमीम की उस सोच को दर्शाते हैं जिसमें अतिथि केवल मेहमान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुल होता है। कटारा हॉस्पिटैलिटी ने साबित किया है कि कतर सिर्फ ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स का केंद्र नहीं, बल्कि यह संस्कृति, सत्कार और स्टाइल का भी वैश्विक प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रॉयल फैमिली की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी दूरदर्शिता, प्लानिंग और एक छोटे देश को सुपर पावर बनाने के जज्बे की। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप किसी राजा की कहानी सुने तो याद रखिए, कुछ राजा महलों में नहीं, बल्कि अपने विजन से इतिहास में अमर होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद भी सोचिए, क्या आप भी अपनी रॉयल जर्नी की शुरुआत करने को तैयार हैं?